चलिए भाई, आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग जो है आज साइंस में आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा हुआ था? द्रव दाब पर आधारित घटनाएं पढ़ ली थी ना। द्रव दाब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। पास्कल का नियम भी पढ़ लिया था। आज पढ़ना है जो है प्लवन के बारे में। ये हो चुका है। प्लवन। प्लवन क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव की सतह पर तैरना। किसी वस्तु का द्रव की सतह पर तैरना क्या कहलाता है? प्लवन कहलाता है। ठीक है। हम्म। अब ये किसी वस्तु के तैरने की चार कंडीशन हो सकती है, जिसको हम प्लवन का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत या इसी को प्लवन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्लवन का नियम कहते हैं। प्लवन का मतलब तैरना। और तैरने के लिए किसी वस्तु की तीन कंडीशन होती है ना? कौन कौन सी होती है इसको बताइए। तो पहली कंडीशन ये होती है कि कोई वस्तु किसी तरह की सतह पर तैरती है। दूसरी होती है कुछ डूब कर तैरती है, और तीसरी में डूब जाती है। तो देखो, पहली दशा में हमने बात की जो है कि एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इस पानी की सतह पर जो है एक वस्तु है जो तैरना चाह रही है। ठीक है ना? अगर इस वस्तु का वजन मान लेते हैं 500 ग्राम है। कितना है? 500 ग्राम है। और इसने जो है पानी विस्थापित किया। जब पानी विस्थापित करेगा, कितना पानी विस्थापित किया? तो विस्थापित पानी किया इसने 700 ग्राम। कितना पानी विस्थापित किया? विस्थापित का मतलब जितना उसका आकार है उतना पानी वो हटाएगी। है कि नहीं है? विस्थापित कितना पानी किया? विस्थापित द्रव कितना पानी हटाया उसने अपने आकार से? मान लीजिए 700 ग्राम। तो देखो वस्तु का भार कितना है। वस्तु कितने ग्राम की है? तो वस्तु का भार है या द्रव्यमान है, कितना है? 500 ग्राम है। ठीक है ना? इसने पानी हटाया 700, मतलब हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से क्या है? अधिक है। तो इस कंडीशन में द्रव सतह पर तैरेगी। द्रव पर वस्तु तैरेगी। वस्तु जो है द्रव की सतह पर तैरेगी। ठीक है ना? 50 किलो के हो और आपके द्वारा 70 किलो पानी हटाया गया, तो आप पानी के ऊपर तैरोगे। ठीक है ना? द्रव की सतह पर तैरेंगे। एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन से सवाल बनता है, पूछा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है इसमें डूब कर तैरेगी। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए ये बर्तन है और इसमें ये वस्तु डूब कर तैरना चाह रही है। तो ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ ऊपर इसके पानी पहुँच गया है पूरा। डूब कर तैर रही है। ठीक है? तो इस कंडीशन में मान लीजिए 500 ग्राम की वस्तु है। वस्तु का वजन कितना है? 500 ग्राम। इसने पानी विस्थापित किया 500 ग्राम। जब दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है ना, जितना वस्तु का भार उतना ही इसने क्या किया? पानी भी विस्थापित किया अपने आकार से। विस्थापित द्रव। विस्थापित द्रव। कितना द्रव विस्थापित किया है? 500 ग्राम। तो दोनों बराबर है ना? तो इस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु डूब कर तैरेगी। वस्तु डूब कर तैरेगी। डूब कर तैरेगी। आई बात समझ में? ये कक्षा 8 में हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन उस समय ये समझ नहीं पाए थे कि क्या कह रहे हैं वो। बड़ा बड़ा क्वेश्चन डर के मारे, कास कबूतर खासे खरा घासे गधा याद कर डाले। और घोड़क चार होत है कि 10 घोड़ होत पता ना चला। वो तो बाद में जब धीरे धीरे देखें कि हाँ घोड़ा इससे हो, तो पता चलता है ना। नहीं तो उसमें पता चलता है काश कबूतर है। अब कबूतर जमीन पे रेंगत है कि आसमान में उड़ता है, पता नहीं चलता है। वही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हाँ आप याद करो बस।
दिमाग में क्या चीज ठूंस देते मास्टर कि डर के मारा पढ़ो, और उसको पता नहीं होता। समझ रहे हैं ना? सबसे बेकार शिक्षा पद्धति यही लगती है हमको, जो रटाते हैं। तीसरी कंडीशन में जो है, द्रव यहाँ पर, वस्तु का जो भार है वो द्रव के भार से क्या होता है, अधिक हो जाता है। ये 500 ग्राम की वस्तु है, और इसने विस्थापित कितना किया, मान लीजिए 400 ग्राम पानी। विस्थापित द्रव, इसने 300 ग्राम पानी विस्थापित किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु का वजन ज्यादा हो जाएगा, और वजन ज्यादा होगा तो वस्तु पानी में क्या होगी, डूब जाएगी। ये तीन कंडीशन होती है, और यही कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसी को लिख दिया गया है, ठीक है, कि वस्तु का वजन क्या है, डब्लू है। वस्तु का वजन क्या है, डब्लू। वस्तु का भार या वजन कितना है, डब्लू है। इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो है ये W1 है। यदि W1 का मान बड़ा है W से, तो इस कंडीशन में वस्तु द्रव की सतह पर तैरेगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये बताया गया कि जो है, यदि इस W का मान, वस्तु का भार जो है ये बराबर है ना, हटाए गए द्रव का भार मान लेते हैं W2 है, ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, W2 है। तो ये अगर बराबर है दोनों कंडीशन में, तो ये क्या होगा, डूब कर तैरेगी। ठीक। और तीसरी कंडीशन में यदि W का मान बड़ा है, वस्तु का वजन ज्यादा है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार W3 से, तो इस कंडीशन में वस्तु पानी में डूब जाएगी। ठीक है ना, ये आर्किमिडीज ने बताया था। समझ रहे हैं ना? तो बताने दीजिए क्या दिक्कत है। काहे मोबाइल उल्टा सीधा यहीं धैर्य चले, वो पे और कुछ ना देखा, और कुछ देखे से कोनो फायदा ना है ना, बस चलने दीजिए उसको। समझ रहे हैं ना? हम मैं चूतिया ना बनाओ करा, चूंकि हम वैसे पागल है कि नहीं। यहाँ समझिए। और उसे पता नहीं क्या क्या देखते रहते, नोटिफिकेशन आए का उठा के फेंक दे, बहरवा मोबाइल या फुर्सत हो जाएगी। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको नहीं समझोगी, इसके बाद में समस्या वहाँ ये हो जाएगी, क्वेश्चन कर नहीं पाए। यहाँ ध्यान लगाइए ना भाई, उसको धैर्य रख दीजिए चले। हमारा फोन आ जाता ना उठाए, या फोन उठा लेते तब भी ज़्यादा देर में बात नहीं हो, तुम लोग फोन लेके बहरे चला जाओगा। लेकिन मतलब क्या हुआ, कि फोन तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी बा, पढ़ाई तो होते रहे, जिंदगी रहे तो जब तक मर नहीं जाए तब तक पढ़बे करब, है कि नहीं है? ये टारगेट बना के आते हो आप लोग। ये मत सोचिए कि आप लोगों को मौका ज़्यादा दिन देंगे घर वाले। समझ रहे हैं ना? एक दो साल पढ़ ले बस, अगले बाद या तो ब्याह कर दें या तो खदेड़ दें हैं गन्ना छोले। अब तोरे ऊपर ही डिपेंड करत है, तू गन्ना छोलबा कि पढ़बा, कि कर खावा तावा मजबा, है ना? नहीं, इतना बर्तन मजमे है कि हाथ खियाइए। इनके सबका कौने भाषा में समझाइए, यही नहीं वहाँ दसाइए है। कल हम जब गए थे वहाँ, जो है एक लड़का का रहा है, दो तीन करंट अफेयर्स पढ़ा दिए, तो वो हमको आ रहा है कहन कि गुरुजी करंट अफेयर्स ना पढ़ाओ करा, 10 मिनट समय अनर्गल नुकसान आपका हो जात। हम कहन हमारा तो समय 4 घंटा नुकसान हो। का करी फिर तय, वो सब मूर्ख है जो पढ़ावे आई तो सबका। ऐसे लफ्ज बोले। कहन कि हम कहे किस चीज़ तैयारी कर रहे हो, कहन यही पुलिस वुलिस तैयारी कर थी। हम कहन अब की बार निकरा, कहीं ना निकरा। हम कहन यही नाते ना निकरा, जब हम पढ़ाओ तब निकरे। एक एक मूर्ख पड़े हैं इस दुनिया में, कि वह हमें सिखावत है कि पढ़ा कैसे जाते हैं। बात इस चीज़ की नहीं है, हम कहन हम इतना बड़ा मास्टर, इतना बड़ा ज्ञानी ना है, खाली इतना हमें पता बा कि हमारे पढ़ाई से तो नौकरी मिल जाए, बाकी और कुछ ना हमें पता। चलिए, अब इसमें जो है, हमारा तो चल ही नहीं रहा है, हम क्या करें। देखना चाह रहे हैं कि कोई कमेंट वमेंट तो नहीं किया है। हाँ, हाँ, चल रहा है, चल रहा है। वो आप लोगों का नेटवर्क है ना।
कभी कभी वीक हो जाता है तो चलता नहीं है, बाकी हमारा तो चल ही रहा है। देखिए भाई, इसमें कुल मिलाकर आपको समझना यही है कि आर्किमिडीज ने जो बहुत बड़ी बात कही वो सब हम लोग रोज जानते हैं, है कि नहीं है? अगर मैं आपको ऐसे ना बताता तो आप ये यहीं पे दिमाग ये हो जाता है, यार कह क्या रहे हैं सर। यही चीज वहां नहीं पढ़ाई जाती है, समझ रहे हैं ना? हमारे घर ही में वो प्रणव को जब पढ़ाना शुरू करते हैं हम ना, तो उनके मैडम जो पढ़ाए रहते हैं वो ज्यादा हमारे के समझ में आओ, हम लोग का डांटे पड़त है। अब उनके मैडम पता ना का को एक भिन्न जोड़ने वाला था, हमने कहा एलसीएम लेके आराम से जोड़िए उसमें। अब उसको पता नहीं कौन कौन और तरीका पता नहीं बुढ़ा बुढ़ा करने वाला। अब बेचारा उसमें कंफ्यूज, वो समझ में नहीं आता क्या करे। तो हमसे कहा कि आप बताइए इसको, हमने कहा पहले एक दिमाग में रखा जो और बताओ ये अप्लाई किया, तो कहना अच्छा ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो वो बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। समस्या ऐसी बात की है। लेकिन अब यही है कि अब जब एक बार सीख जाते हैं तो सीखते हैं। अब उनको कोई एक सवाल दे दिया था एक दिन कि जो है, तभी आप लोगों से हम कल पूछे थे कि अगर किसी संख्या को हम जो है मान लीजिए भाग कर रहे हैं, मान लीजिए 3 को हम 0 से भाग कर रहे हैं तो कितना मान आएगा? हम्म? शून्य का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आएगा पता नहीं है, इनफाइनाइट आ गया। और अगर मान लीजिए हम शून्य को 3 से भाग करते हैं तो शून्य आता है। तो ये दोनों सवाल उसको दिया गया था, तो हमसे पूछा कि क्या आएगा, कैसे भाग करेंगे, तो हमने ऐसे बता के लिख दिया, यहाँ अनंत लिख दिया था। समझ रहे हैं ना? तब से उसको याद हो गया। अब वो मैडम जब देखी तो कहीं कौन बताया है, तो कहीं वापस पूछे हैं, है ना? तो अब ये सवाल उस बच्चे को दिया गया था, कक्षा 3 4 का बच्चा है अभी। तो अब जो है उसको इतनी चीजें यहाँ से पता हो गई। भाग भाग तो इतना बेहतर लगाता है, क्या होता है। हम लोग जो बाद में क्या सीखे, आज भी गलत कर देते हैं कभी कभी भाग देने में, है ना? ये नहीं, तो ये चीजें होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बनाइए इसको, प्लवन के बारे में। प्लवन के नियम। प्लवन लिख लिए हैं। फ्लोटेशन क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव की सतह पर तैरना क्या कहलाता है? प्लवन कहलाता है। प्लवन के 3 नियम या इसी का आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में किसी वस्तु का द्रव की सतह पर तैरना, का द्रव की सतह पर तैरना प्लवन कहलाता है। चलो, वहाँ झील पढ़ा रहे थे तो झील के बारे में जब पूछे भारत की सबसे बड़ी झील तो बता रहे हैं सांभर। हमने कहा देखिए, ये पढ़ाई बात पुलिस कहाँ नहीं करे, पुलिस का कानून पे बनाने करे। सांभर अंतः स्थलीय सबसे बड़ी झील। हम्म, मूर्खों को कमी नहीं है, केवल उनको सही दिशा नहीं मिली है सुधरने के लिए। बन गया? जल्दी जल्दी बनाओ। वस्तु का भार, पहली कंडीशन, वस्तु का भार W ये छोटा है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से। चाहे यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, वस्तु का भार छोटा है हटाए गए द्रव के भार से। हटाए गए द्रव के भार से। ठीक है। हम्म। जल्दी करिए भाई, हम इस चैप्टर से जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं, जल्दी पहुंचे आगे। ये चक्का माटी भर जात है, आगे गाड़ी बढ़बे ना करत। हाँ? तोरे सबके चक्कर में घिस गई गोटी। चले, तोरे सबका ढकेले परत है तो एक ट्रैक्टर वो बूढ़ कितना तेज ढकेले। हाँ? अब करके सब देखा करे,
पुराट हो गए तो नहीं चलते। क्यों, तुम लोग पढ़े नहीं हो? हम्म? पहली बार पढ़ रहे हो? ऐसे पहली बार पढ़ रही हो? इधर तुम, अर्चना, पढ़ी हो? ये क्या सब बढ़िया के तैयार करा अगर ग्रुप डी में नौकरी ले हुए, यही साल कल्याण हो ये। पेपर कब से है? अबे ना, डेट आई ना। हम्म? हाँ, अरे हो जाना चाहिए था यार, 17 नवंबर से कहे थे। चलो, तीन कंडीशन है। अगर वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर है तो डूब कर तैरेगी, और वस्तु का भार अधिक है तो पानी में डूब जाएगी। यही तीन कंडीशन होती है किस पर? आ, आधा डूबे का मतलब वही आंशिक रूप से डूबे हुए तैरे, ये वाली, ये सेकंड कंडीशन। हाँ, तब आधा डूबने का मतलब वही है। आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनान के, ग्रीस या यूनान के। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कराएं आज इसका कल, है ना? हम्म। हेंडले का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा अच्छा इसमें दिया है भाई, है ना? पृष्ठ तनाव लिखिएगा, क्वेश्चन आपको कराएंगे। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी भी द्रव के द्वारा, किसी भी द्रव के द्वारा उसकी सतह पर एक तनाव बल उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। किसी कोई भी द्रव है, जैसे एक बर्तन में हमने पानी भरा हुआ है तो इसकी सतह पर जो है एक तनाव बल काम कर रहा है, एक तनाव बल काम कर रहा है। यह तनाव बल कौन सा है, किस बल के नाते है? ससंजक बल के नाते। ससंजक बल का मतलब, जैसे ये पानी है तो पानी के कण ऐसे 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 आपस में क्या है, ऐसे 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 आपस में एक तनाव बल उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना? इसी तनाव बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल के कारण एक तनाव बल उत्पन्न होता है, और इसी को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक। ये पानी में कम होता है, कोई चीज जितना गाढ़ा रहेगा उसमें उतना अधिक रहेगा, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो होता है, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर तो घनत्व पर डिपेंड करता है, दूसरा नंबर जो है सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो पृष्ठ तनाव का मान वैसे घटे बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लिखिएगा इसमें। ससंजक बल के कारण, ससंजक, ये इसका थीम थोड़ा सा वाइट किया जाए। ससंजक बल के कारण द्रव की सतह पर उत्पन्न तनाव, उत्पन्न तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है?
पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। ये बराबर होता है F/L। ठीक है ना, F/L। F क्या है? बल है, जो बल काम कर रहा है उसकी सतह पर। और L क्या है भाई? L जो है वो है लंबाई। ठीक है ना, L क्या है? लंबाई है। ये लंबाई, रेखा की लंबाई। तो यहां से अगर मात्रक इसका देखा जाएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और L का मात्रक मीटर। ठीक है ना, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नलेगा पृष्ठ तनाव पर आधारित घटनाएं। पृष्ठ तनाव पर आधारित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं जो है इस पर आधारित हैं? पृष्ठ तनाव पर आधारित घटनाएं। पहली घटना है, बताओ। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। जब पानी बरसता है तो उसकी बूंद कैसी होती है? गोलाकार। गोलाकार का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा है इस तरीके से, है ना। वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? गोलाकार। तो ये गोलाकार बनने का रीजन है कि यहाँ पर एक सरफेस टेंशन काम कर रहा है। पारा देखा है? पारा, पारा जो हमेशा गोल गोल रहना चाहता है। ठीक है ना, वो भी इसी तरीके से। अगला देखिए जो है, सेविंग ब्रश में बाल चिपक जाते हैं। सेविंग ब्रश जो होता है दाढ़ी बनाने वाला, उसमें दाढ़ी के बाल क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। सेविंग ब्रश में दाल बाल चिपक जाते हैं। तीसरी कंडीशन, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होते हैं। सूप माने जूस, दालिक पानी, है ना, उसे सूप कहते हैं अंग्रेज। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट होते हैं। ठीक। अगली कौन सी कंडीशन होगी भाई? अगला बताओ। हाँ, अगर देखिए कहीं गंदा पानी इकट्ठा हुआ तो कहते हैं उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए, मच्छर मर जाएंगे। मच्छर कैसे मरते हैं? अच्छा, इसमें दो तरीके के सवाल आरआरबी पूछा है। एक तो जैसे सतह का पृष्ठ तनाव जब कम हो जाएगा तो उसमें लार्वा डूब जाएंगे। लार्वा कोई चीज पानी में डूब जाएगा, कोई भी जीव, हमें लोग अभी पानी में अंदर चले जाते हैं, सांस लेने में समस्या होती है ना। तो जब लार्वा पानी के अंदर चला जाता है तो उसको सांस लेने में समस्या होती है, और इसलिए क्या होता है, वो पानी में डूब जाता है। ठीक है। मच्छर मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए द्रव की सतह पर या पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन डालते हैं। मिट्टी का तेल डालते हैं। अगला, अगला बताइए। हाँ, नहीं नहीं, कपड़ा धोने के लिए,
कपड़ा धोने के लिए पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म भी करते हैं, या पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, क्या रहेगा? डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। अगर गर्म पानी भी कर लेते हैं तब? एक बात याद रखिएगा सीधा सीधा, ये ये आपको याद रखना जरूरी है, जो हम यहाँ डब्बा में लिख रहे हैं। किसी वस्तु को गर्म करने पर, उसमें अशुद्धि डालने पर, अशुद्धि मिलाने पर या गर्म करने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ये याद रखिएगा, यही रामबाण है। किसी दिन दाल में नमक ना रहे तो दाल का स्वाद कैसा लगता है? एक दिन ऐसे हुआ कंडीशन हमारे गुस्सा के बारे में बिना नमक के खा लिए। समझ रहे हैं ना? जो भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते उनको गुस्सा बहुत आती है। हाँ? ये तो हमारे साथ ही है। ये रहते भूखा प्यासा ना रहे एनर्जी चाहिए ना, दिमाग कैसे एनर्जी चूस लेता है। क्या लिखे इसमें? इसको जाने रहिए, इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिए। जैसे पानी, हम कपड़ा धोते हैं ना, नॉर्मल ठंडा पानी नहीं, साफ पानी गर्म करके तब साफ करिए, देखिए आराम से साफ हो जाता है। अच्छा, पानी से कपड़ा नहीं साफ हो रहा है तो पेट्रोल से धोइए या अल्कोहल से साफ करिए। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती, वो अल्कोहल एल्डिहाइड में घुल जाती हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर जैसे पानी की अपेक्षा देखा जाए तो पेट्रोल हल्का होता है या अल्कोहल हल्का होता है, तो ये भी एक रीजन है, पानी रेसे रेसे के अंदर नहीं जा पाता लेकिन अल्कोहल और पेट्रोल चला जाता है, इसलिए साफ हो जाता है। समझ रहे ना? कहीं गोंद लगा हो तो गोंद ऐसे पानी में नहीं धुलता, घुलता है कि नहीं है? हमें गोंद हाथ में लगा के पानी साफ होता है? नहीं साफ होता है। उसको भी एल्डिहाइड लगाइए, तुरंत एकदम साफ हो जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे एक बार था, जो है कैंची से टेप काटा जा रहा था, टेप काटे उसमें गोंद लग गया, तो रखा था एल्डिहाइड, तो हमने उस रुई में लगाया हल्का सा, ऐसे उस पे साफ किया, वो तो साफ हो गया। समझ रहे ना? एल्डिहाइड पैराल्डिहाइड था। पैराल्डिहाइड का इंजेक्शन आता है, जैसे जो जिसको पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, या जान लीजिए कि ऐसा दर्द हो जिसमें दर्द बर्दाश्त ना हो, तो उस कंडीशन में पैराल्डिहाइड का इंजेक्शन लगाते हैं। आई बात समझ में? पहले तो नींद का इंजेक्शन लगाएंगे, नींद का इंजेक्शन लगाने से तब भी नहीं आराम होता, तो पैराल्डिहाइड का इंजेक्शन लगता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। तो देखो, जैसे कपड़ा धोने के लिए पानी में डिटर्जेंट डालेंगे तो अशुद्धि मिला रहे हैं ना, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, पानी रेसे के अंदर चला जाता है, मैल को धो देता है। ठीक। चलिए, और देखिए, लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है जबकि पारे की सतह पर तैरती है, तो पारे का घनत्व ज्यादा होगा, लोहे की कील यहाँ रख दोगे तो ये डूबेगा नहीं, क्योंकि तनाव क्या है? ज्यादा। लिख लीजिए इसका। लोहे की कील पारे पर तैरती है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, पारे की सतह पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, जबकि पानी में डूब जाती है। ठीक। चलो, ये होगा। और कौन सी घटना है? बस। चलिए, इसको नोट किए ना? गर्म करने पर या ताप वृद्धि करने पर अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। वही सबका आंसर यही है। जैसे
गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होते हैं। तो कोई चीज गर्म रहेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जीभ पर जैसे रखोगे पूरी जीभ पर फैलेगा, स्वाद मिलेगा। और नहीं, जहाँ रखोगे वहीं रह जाएगा। इसीलिए चाय अगर या चाय पी रहे हैं या कोई चीज गर्म है तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। बाकी ठंडे होने पर अच्छा नहीं लगता। नमक मिलाते हैं तो नमक मिलाओगे तो क्या होगा, अशुद्धि मिला रहे हो, पूरे जीभ पर फैलेगा, स्वाद मिलेगा। चलिए अगली हेडिंग डालेगा केशिकत्व। केशिकत्व, कैपिलरिटी। केशिकत्व क्या होता है? हाँ, कैपिलरी ट्यूब होती है एक, एक नली होती है जिसमें इसका जो व्यास होता है, ये व्यास ये केस के बराबर होता है। केस माने बाल, खोपड़ी के बाल के बराबर, व्यास के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो जब इस नली को जो है किसी द्रव में रखा जाता है तो इस नली में पानी या कोई वो द्रव चढ़ा जाता है, यही घटना क्या कहलाती है? केशिकत्व। जैसे इस केस नली को हम रख रहे हैं पहली कंडीशन में, एक बर्तन है जिसमें भरा हुआ है पानी, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें भरा हुआ है पारा। ठीक है ना? आई बात समझ में? एक नली है जिसमें भरा हुआ है पानी, पानी भर देते हैं इसमें, पहले पानी भर दीजिए, भर गया पानी। इसमें भर दीजिए पारा, इसमें क्या भर दीजिए? पारा भर दीजिए, इसमें भर दीजिए पारा। अब समझो, अगर इस केस नली को यहाँ रखते हैं, इस केस नली को इस पानी के अंदर डुबाते हैं, तो ये पानी इस नली में चढ़ जाता है। कहाँ तक चढ़ेगा? जहाँ तक जो है आ, इसका मन करेगा। और इसका आकार जो होगा, इसका आकार कैसा होगा? इस तरीके से होगा, देख पा रहे हैं ना? इसका आकार कैसा होगा? देख रहे हैं? इसका आकार कैसा होगा? इस तरीके से। ठीक, अवतल आकार का। ठीक, पूछा गया है। और अगर पारे में उस नली को डालते हैं, पारे के अंदर डालते हैं, तो पारा भी इस नली में चढ़ेगा, लेकिन इसकी ऊंचाई कम रहेगी। इसकी ऊंचाई जो है, इस पारे, ये नॉर्मल इसका तल है पारे का, इससे भी कम चढ़ेगा, और इस तरीके से इसका तल रहेगा, ऐसे तल रहेगा, उत्तल आकार का। ठीक है? आई बात समझ में? और देख रहे हो ना, यहाँ ऊंचाई जो है, यहाँ तक तो पारे का तल ही है, लेकिन ये पारा इतना गाढ़ा है कि ये यहाँ अपने सरफेस तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। समझ रहा है ना? और जबकि पानी देखो, पानी का तल यहाँ है, नॉर्मल तल यहाँ है, लेकिन इससे भी ऊपर पहुंच गया है। तो ये घनत्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो केशिकत्व जो है, इसमें आपको ये सब घटना याद रखनी है कि कौन कौन सी घटना क्या होती है। तो लिखिएगा केशिकत्व या कैपिलरिटी। किसी द्रव का केसनली में ऊपर चढ़ने की घटना, किसी द्रव का केसनली में ऊपर चढ़ने की घटना केशिकत्व कहलाती है। ऊपर चढ़ने की घटना केशिकत्व कहलाती है। ऊपर चढ़ने की घटना केशिकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है?
केशिकत्व कहलाती है। चित्र बनाइए। पानी वाला, पारे वाला। पारे का जो तल है वो कैसा है? उत्तल। ये कैसा है? अवतल। ये भी आपको याद रखना है। पानी में ऊंचाई अधिक है, इसमें ऊंचाई कम है। बनाइए जल्दी से। हम्म। चलिए, लिख लिए इसको। ये दोनों बन गया ना? ये सब बोलते ना है। बन गया। लिखिएगा। केस नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई, केस नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई h बराबर होता है 2t कॉस थीटा अपान आर डी जी। ठीक है। ये कितने ऊंचाई तक चढ़ेगा, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है ना? पूछा गया है किन किन चीजों पर। तो टी जो है ये क्या है? टेंशन है, मतलब पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव है। ठीक है। कॉस थीटा क्या है? स्पर्श कोण है। थीटा क्या है? स्पर्श कोण। कैसे स्पर्श कोण भाई? देखिए, स्पर्श कोण का मतलब ये है कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ ये कितना एंगल बन रहा है नली और उसके बीच में। ठीक है ना? यही स्पर्श कोण। और डी क्या है? घनत्व है, द्रव का घनत्व है। आर क्या है? केस नली की त्रिज्या है। केस नली की त्रिज्या है। ठीक है। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। आपको पता ही है क्या है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक। याद रखिएगा कि इसका मतलब ये जो केशिकत्व है, केशिकत्व डिपेंड करता है किस पर? पृष्ठ तनाव पर। किसी चीज का पृष्ठ तनाव जितना अधिक रहेगा उसमें ऊंचाई जो है उतनी अधिक रहेगी। ठीक है ना? और ये नली की त्रिज्या का आकार, व्यास वगैरह जितना कम वगैरह रहेगा उसके आधार पे द्रव का घनत्व जितना अधिक रहेगा उतनी ऊंचाई कम रहेगी। जैसे पारा देख लो, पारा कम चढ़ा, इसका मतलब पारे का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या है? अधिक है, इसलिए वो नली में नीचे में रह गया है। और ये पानी का घनत्व क्या है? कम है, इसलिए ऊपर चला गया है। जी गुरुत्वीय त्वरण सब पे बराबर काम कर रहा है। ठीक है। इसको लिखिएगा। कि इस नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई h बराबर होता है 2t cos थीटा अपान आर डी जी। ठीक है। इस पर आधारित घटनाएं लिखिएगा। इस पर आधारित घटनाएं। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। अगला। अगला लिखिए जो है ब्लॉटिंग पेपर, सोख्ता जिसको बोलते थे हम लोग, स्याही से लिखे हैं, दुद्धिश लिखे हैं, स्याही से लिखे हैं। हाँ, तो लोग भी लिखे हो स्याही से, दुद्धी से।
तख्ती पे। थोड़ा सब नए जनरेशन के है ना। तो हमारे सबके जमाने में जो है लकड़ी की तख्ती चलती थी, उस पे करीखा लगा के, है ना, उस पे जो है, हाँ, काली खोर लगा के उस पे कलम से लिखते थे, सेंटा वाले कलम से। दुधिया घोर के भी लिखा जाता था। वैसे तो नहीं, वो सब जब, जैसे जब नए नए जाते थे हम लोग सीखने के लिए, तब उस पे ऐसे लिखते थे। गुरुजी लिखते थे सूखी से बुद्धि से, हम लोग उस पे कलम से स्याही जैसे उस पे, है ना, जैसे आज के सब होमवर्क मिलता है वैसे उस समय मिलता था। तो जब वो स्याही वगैरह गिरती थी ना, तो उस पे सोख्ता एक रखा रहता था अलग से झोरा में, तो स्याही गिरी उसी में रख देते थे तो स्याही सोख लेता था, है ना, करे बाद दे ही भरे में लागत रहा ओके मतलब ना नया ड्रेस जब भी पहन के हम लोग जाते थे स्याही जरूर लग जाती थी दूसरे को लोग पहुंच दिए नोट्स ने, नोट्स रटा के सब रटाया जाता था, जैसे एक दो तक तो ही चलता था। कक्षा 3 से जो है कॉपी पर पेंसिल मिलता था, है ना। हाँ, 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 पेंसिल नहीं, वो सेंटा कलम और स्याही, स्याही तीसरी से, है ना। 5वीं तक वही चलता था, 5वीं तक हम पेन से लिखे नहीं है जो आज आप लोग लिखते हो पेन से, ये वाला पेन 100 के 12 भले खरीद के रखे रही है ना, लेकिन वो कॉपी में कहो चलना नहीं चाहिए। और इसके बाद जब हम लोग बाद में और आगे जब बढ़े 6 से जो है, 6 से तब पेन से लिखना शुरू किए। तो ये पेन से लिखने में डर लगता था पहले, है ना। हम्म। चलिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, अगला लिखिए जो है। हम्म, हाँ, तौलिए द्वारा पानी का सोखना। हम्म, क्या लिखे, प्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना। अगला लिखिएगा, जड़ से पत्तियों तक जल का पहुंचना। जाइलम में पतली पतली नलियां होती हैं जिसको हम नलिकाएं कहते हैं, वेसल्स बोलते हैं। पत्तियों तक पहुंचना। और आगे लिखिए जो है, फसल कटने के बाद खेत की जुताई करना। नहीं तो नमी क्या होती है, जैसे गेहूं का सीजन चल रहा है इस समय, तो नमी खेत की गायब हो जाती है, तो कहते हैं खेत जोत दीजिए पहले, है ना। हम्म, अगला लिखिए जो है, हम्म, हाँ, जल की बूंद का कपड़े पर फैलना। जल की बूंद का कपड़े पर फैलना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं केशिकत्व के बाद अगला क्या आएगा, घनत्व। अच्छा, श्यानता पहले पढ़ा देते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता क्या होता है, श्यानता से हल्के या गाढ़ेपन का पता चलता है। हल्का कोई चीज है या गाढ़ा है, ये हमें किससे पता चलता है, उस वस्तु की श्यानता से। ठीक, जैसे शहद गिराओगे तो शहद गाढ़ी होती, जल्दी से नहीं गिरेगी। पानी गिर जाएगा, है ना। पानी तो ऐसे ऐसे फेंकना है, पानी को तो ऐसे आराम से फेंक दे, चला शहद फेंकना है तो यहीं रह जाएगा, है कि नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, शहद गाढ़ा, पानी हल्का होता है। लिखिए, श्यानता। श्यानता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे, श्यानता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उसके हल्के या गाढ़ेपन का पता चलता है।
हल्के या गाढ़ेपन का पता चलता है। हल्के व गाढ़ेपन का पता चलता है, ठीक है। आगे लिखिएगा। श्यानता का मात्रक, मात्रक क्या होता है? पॉइज। पॉइज। श्यानता का मात्रक क्या होता है? पॉइज। आगे लिखिएगा। पानी की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा शहद अधिक श्यान है। पानी की अपेक्षा शहद अधिक श्यान है। शहद अधिक श्यान है। ठीक है। इसके बाद वेग प्रवणता वगैरह, क्रांतिक वेग है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग सीधे सीधे आते हैं बर्नौली के प्रमेय पर। बर्नौली के प्रमेय को भी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं घनत्व और अ, प्रत्यास्थता, तब आगे बढ़ते हैं। एंड डलेगा घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है ये बराबर होता है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। द्रव्यमान अपान आयतन, ठीक है ना। इकाई आयतन में उस पदार्थ के कितनी मात्रा अवेलेबल है, ये क्या कहलाता है? उसका घनत्व कहलाता है। जैसे आप लकड़ी का इतना बड़ा गुटका उठाइए और इतना बड़ा लोहे का गुटका उठाइए, कौन ज्यादा भारी रहेगा? क्यों ऐसा होगा? हाँ, कि इतने बड़े आयतन में, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एक गुटका है लोहे का, और इतना बड़ा ही गुटका है लकड़ी का, कौन ज्यादा भारी रहेगा? लोहा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके अधिक अणु जो है, लोहे के अधिक अणु इतने आयतन में अवेलेबल हैं, अर्थात इसका द्रव्यमान जाहिर सी बात है लकड़ी से अधिक होगा, ठीक है ना। लकड़ी में क्या होता है, इसके अणु थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, इतने ही मात्रा में लकड़ी के अणु दूर दूर रहते हैं, इसलिए लकड़ी का घनत्व जो होता है वो कम होता है, और लोहे का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व का मतलब इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या अर्थात द्रव्यमान। आई बात समझ में? जैसे हम व्यवहार में इसको सघनता से ले सकते हैं। ये लोहे के अणु ज्यादा सघन है, लोहे के अणु पास पास है, ज्यादा सघन है, इसका मतलब इसका घनत्व क्या है? अधिक है। लकड़ी के अणु दूर दूर हैं, देख रहे हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ देखो, एकदम एक तरफ से जो है, एक तरफ से इसे भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा घना है, और ज्यादा घना होने के कारण, ज्यादा घना होने के कारण क्या होता है? इसका घनत्व अधिक है, ठीक है ना। इसका घनत्व क्या है? कम। घनत्व का मतलब कोई चीज ज्यादा घना है, सघन है, ठीक। लिखिएगा। इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की मात्रा, इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाती है। अणुओं की मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन।
अब लिखिए घनत्व पर आधारित घटनाएं। घनत्व इसको लिख लीजिए। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक। मात्रक अगर यहां से निकालेंगे तो घन द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और आयतन का मात्रक हो जाएगा घन मीटर। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, यह मात्रक होता है किसका? घनत्व का। किलोग्राम प्रति घन मीटर या आयतन किसका होता है? घनत्व का। ठीक। किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए आगे लिखिएगा जो है घनत्व पर आधारित घटनाएं। पहली घटना लिखिएगा, बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता है। बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता है। दूसरा। हम्म। हाँ, लकड़ी का गुटका भी तैरता है। हम्म। अगला लिखिए, बादल आसमान में तैरते हैं। बादल आसमान में तैरते हैं। हम्म। हम्म। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नदी में तैरने वाला जहाज जब समुद्र में जाता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। नदी में तैरने वाला जहाज जब समुद्र में जाता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला। और कौन सा है? हम्म, साधारण पानी में नींबू डूब जाता है, जबकि जबकि समुद्री जल में नहीं डूबता। अब की बात सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया था। अभी जो इधर हुआ है, इधर क्या हुआ है, पिछले साल हुआ था उसमें आया था। हम सुन नहीं पाए। फिर से। आदमी मरने के बाद तमाम चीजें उसके साथ होती है। पहली बात, उसका आयतन बढ़ जाता है। पेट के अंदर इतनी गैस वगैरह बन जाती है, बैक्टीरिया अंगों को सड़ाना शुरू कर देते हैं ना। जो खाए पिए है उस सब उबले लागत अंदर वहाँ सड़े लागत आती होती है, सड़े लागत। तो सड़ती तो गैस बनती मीथेन। एक सांड अभी मरा था सड़क के किनारे, उसका पेट्रोल फुल डिब्बा हो गया था। तो ऐसे मनुष्य के साथ भी होता है। ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो गैस, हाँ, ऊपर तो हल्का हो जाता है। कोई चीज़ अगर किसी पर तैर रही है, जैसे दूध के ऊपर मलाई तैरती है, इसका मतलब मलाई हल्की है, दूध भारी है। जो हल्का होगा वही तैरेगा। है ना? जैसे पूछेगा सवाल, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दूध की क्रीम दूध की सतह पर तैरती है, सरसों का तेल पानी की सतह पर तैरता है। दो बूंद उसमें तेल डाल दो तभी तैरेगा। हैं? घी डाल दो। पकाने से पहले उसमें निकालना पड़ता है मथ के। बिना तकलीफ दे दूध का मक्खन ना निकलत। हाँ। तो ये सारी चीजें इस पर आधारित हैं। चलो आगे देखो। और क्या है?
हाँ, पेट्रोल से लगी आग पानी से नहीं बुझती, क्योंकि पेट्रोल हल्का होता है। पानी डालोगे तो पानी नीचे चलेगा, पेट्रोल ऊपर फिर बढ़ेगा। हाँ, पेट्रोल से लगी आग पानी से नहीं बुझती। पूरा सब लिखा था कि खाली तमाशा के है तीनों जन ने। हाँ? लिखे हो। पेट्रोल से लगी आग पानी से नहीं बुझती। अगला, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। दूध की क्रीम दूध की सतह पर तैरती है। दूध की क्रीम दूध की सतह पर तैरती है। मलाई जिसको कहते हैं, क्रीम का मतलब मलाई, क्रीम माने मलाई। फेयर एंड लवली क्रीम, फेयर एंड लवली मलाई। क्रीम माने मलाई होता है ये। चलिए, इसके बाद हम डालेगा जो है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। हाँ, कल लिखाएंगे। प्रत्यास्थता को कल लिखाएंगे। प्रत्यास्थता, इसको बोलते इलास्टिसिटी। इलास्टिक, इलास्टिक जानते हो, बाल बांधने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, रबड़ जिसको बोलते हैं, या बोरा बांधने के लिए भी रबड़ का यूज करते हैं, वो वही इलास्टिक।